नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई कविता विप्लव गायन। जानेंगे कविता का भावार्थ, शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि कविता की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कविता, जिसे लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। बच्चों, इस कविता को उन्होंने एक क्रांति गीत के रूप में लिखा है और इससे वो जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं से कोई एक ऐसी जोशीली तान सुनाएं जिससे कि पूरे संसार में परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत का स्वाधीनता आंदोलन चरम सीमा पर था। कवि भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, तो वो चाहते थे कि बदलाव आए, भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना चाहते थे। इसलिए वो युवा वर्ग को जगा रहे थे। तो उन्होंने इस कविता की रचना की। आइए पढ़ते हैं कविता विप्लव गायन। विप्लव का मतलब होता है क्रांति, बदलाव। तो उन्होंने कहा है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये अनुरोध कर रहे हैं अपने साथियों से, यानी कि साथी कवियों से या युवा वर्ग से भी अनुरोध करते हुए कह रहे हैं कि कोई ऐसी तान सुनाओ, ऐसा स्वर सुनाओ जिससे कि चारों तरफ उथल पुथल मच जाए, बदलाव आ जाए। ये उथल पुथल इतनी तेज हो कि एक तरफ से झोंका आए तो दूसरी तरफ से दूसरा झोंका आए, दोनों तरफ से बदलाव शुरू हो जाए। तो जैसा कि आपको बताया गया, ये असहयोग आंदोलन के समय लिखी गई कविता थी। तो यहां बदलाव चाहता है कवि। वो कहता है कि झकझोर देना चाहता हूं मैं समाज को, युवा वर्ग को, ताकि वो गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आगे कवि कहते हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी वीणा में अब चिंगारियों ने प्रवेश कर लिया है। वो चिंगारियां क्या हैं? वो हैं बदलाव की चिंगारियां। वीणा में जो मिजराबें हैं, मिजराब होती है बच्चों जो कि हाथ में एक अंगूठी की तरह पहनकर तार को बजाया जाता है, जिससे उसे मिजराब कहा जाता है। वो कहते हैं कि मेरी मिजराबें भी टूट गई हैं, क्योंकि जो वीणा है उसे बजाते बजाते मेरी उंगलियां ऐंठ गई हैं। अब मैं बदलाव चाहता हूं। तो वो बदलाव के लिए लगातार मेरे जो हाथ हैं वो वीणा को बजा रहे हैं और उसमें से अब चिंगारियां निकलने लगी हैं। वो बदलाव चाहती हैं और उनकी जो वीणा है वो मधुर तान उत्पन्न नहीं कर रही है, उससे अब परिवर्तन के स्वर बाहर निकल रहे हैं और वीणा बजाते बजाते उनकी दोनों उंगलियां अकड़ गई हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण भर में, रित्तल में अब क्षुद्ध युद्ध होता है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहने चाहते हैं कि जो मेरे मन में, जो मेरे गले में जो गीत अटका हुआ है, जोशीला गीत, वो इतना ज्यादा मैं गाते गाते अचानक मेरा स्वर गले में रुक गया है। उसके कारण जो मेरे गले से निकलने वाला विनाश का गीत था वो भी रुक गया है। लेकिन जो ये परिवर्तन है वो तो आकर ही रहेगा, वो रुक नहीं पाएगा, क्योंकि जो आक्रोश, जो क्रोध मेरे अंदर बैठा हुआ है वो पुरानी रीढ़ियों को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। मेरे मन के भीतर उत्पन्न जो क्रोध भरी तान है वो कोई सामान्य गीत नहीं है। ये विकास और गतिशीलता की राह में आने वाली सभी रुकावटों को जलाकर नष्ट कर देगा। इन पंक्तियों में कवि ने किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के हृदय में बसने वाले क्रोध को दिखाने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं कि हर तरफ से जब रुकावटें आने लगेंगी, रोक लगा दी जाएगी, तो ऐसे में जो वीर सिपाही हैं उनका खून खौलने लगेगा। तो इस प्रकार से वो कहना चाहते हैं कि इस तरह गीत गाते गाते जो मेरा गला है, जो मेरे जोशीले स्वर हैं वो रुकने लग गए हैं। विनाश का गीत रुक रहा है, लेकिन जो परिवर्तन आएगा वो नहीं रुक पाएगा। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। आगे कवि कहते हैं कि जो सारे बंधन हैं उन बंधनों को तोड़कर अब गाने वाले के स्वर जो फूट रहे हैं उनसे आग निकलने लगी है।
जो कि चारों तरफ फैलने लगी है। बच्चों, यहाँ झाड़ और झंखाड़ पुरानी रूढ़ियों और रीति रिवाजों को कहा गया है कि वो उनकी स्वर से वो जलने लग गए हैं, यानी जो उनके स्वर से निकलने वाली चिंगारियां थीं, उनसे झाड़ और झंखाड़ यानी पुराने रीति रिवाज अब जलने लग गए हैं, अब वो समाप्त होने की ओर बढ़ चले हैं। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तन से। जो गीत मेरे अंदर रुक गया था, उसकी जो क्रोध भरी तान है वो मेरे मन से अब निकलने लगी है। आगे बताते हैं, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणि की चिंतामणि। इसके बाद कवि कहते हैं कि जो कण कण में है व्याप्त वही स्वर, मतलब जो मेरे अंदर से जो क्रोध भरी तान निकली थी, लगता है अब वो चारों तरफ हर कण में फैल गई है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि उनकी वीणा के हर कण में जोश भरा स्वर भर गया है और उनके शरीर के एक एक रोम में परिवर्तन का स्वर बाहर निकल रहा है। उसकी ध्वनि से बदलाव की तान लगातार निकल रही है। जैसे कालकूट जो जहर है उसको धारण करने वाला नाग अपने सिर पर चिंतामणि को शोभित करता है, वैसे ही परिवर्तन लाने वाला जोश अब मुझे शोभा दे रहा है। अब कालकूट क्या है? कालकूट भयानक विष होता है, जो कि सबसे ज्यादा भयंकर विष माना जाता है। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से कालकूट विष को धारण करने वाला जो भयंकर सांप है, उसके सिर पर चिंतामणि होती है, वो चिंतामणि बहुत ही सुंदर लगती है। उसी तरह से जो परिवर्तन लाने वाले जो गीत है उसका स्वर है, ये मुझे शोभा दे रहा है। आगे कवि कहते हैं, आज देख आया हूं, आज देख आया हूं, जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। कि मैंने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया है। मैं समझ गया हूं कि समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। मैंने मृत्यु और विनाश की भ्रकुटियों में छुपे हुए पोषक सूत्रों को भी अच्छी तरह से समझ लिया है। मुझे पता चल गया है कि विचारों के बदलाव से ही महानाश होगा और उसके बाद समाज में नया परिवर्तन संभव हो सकेगा। तो बच्चों, यहाँ पर मूल भाव ये निकल कर आता है कि कवि जो पुरानी रूढ़ियां हैं और जिनसे कि जो बंधन है, जिनसे समाज जकड़ा हुआ है, उनसे मुक्त होना चाहता है, समाज को मुक्त करना चाहता है और देश को गुलामी की जंजीरों से भी आजाद कराना चाहता है। इसके लिए उसने अपने साथी कवियों का आह्वान किया और साथ ही साथ में युवा पीढ़ी का भी आह्वान किया है, ताकि वो मिलकर काम कर सके, देश को आजाद करा सके। किससे? गुलामी की जंजीरों से भी और पुरानी परंपराओं से भी, जो कि अब रूढ़ियां बन चुकी हैं। ये तो थी कविता। आइए अब जानते हैं कविता के कठिन शब्दों के अर्थ क्या हैं। सबसे पहला शब्द आता है हिलोर। हिलोर यानी लहर, जैसे सागर की लहर होती है। आन माने आकर, कंठ गले को कहा गया है। महानाश पूरी तरह से नष्ट करना। मारक गीत विनाश के गीत को कहा गया है। ऐठी यानी अकड़ी हुई। रुद्ध रुका हुआ या रुकावट जिसमें आ गई हो ऐसा कुछ। क्षण यानी पल। दग्ध जल उठना, ज्वलंत जलता हुआ या जला देने वाला। क्रुद्ध क्रोध से भरा हुआ। मिजराब वीणा बजाने के लिए उंगली पर लगाए जाने वाला तार या अंगूठी जैसा कोई यंत्र। रित्तल, रित्तल का मतलब होता है मन या हृदय। अंतरतम मन के भीतर से। व्याप्त चारों ओर फैला हुआ। कालकूट भयंकर विष। फणी सांप को या नाग को कहते हैं। राज यानी रहस्य। भ्रू विलास भौं की भाव भंगिमाएं, जो आपकी आईब्रोज हैं, जब ये ऊपर नीचे हिलती हैं तो उनको भ्रू विलास कहा जाता है। चिंतामणि कीमती पत्थर या रत्न होता है, जिसे सांप की मणि भी कहा जाता है। पोषक सूत्र पालन करने का आधार। परख यानी जांच करना। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। आइए लेते हैं आपकी परीक्षा एमसीक्यू प्रश्नों के द्वारा। देखते हैं कि आपने कविता को कितना समझा और कितना जाना। पहला प्रश्न आता है, विप्लव गायन कविता किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शमशेर बहादुर सिंह या बालकृष्ण शर्मा नवीन? बिल्कुल सही, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता है। कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जो क्या करेगा? समाज में क्रांति पैदा करे, संसार में आग लगा दे
मधुर हो या कल्याणकारी हो? चलिए उत्तर देखते हैं। जो समाज में क्रांति को पैदा करे। कविता में कवि का स्वर कैसा है? क्या वो मधुर है, ओजपूर्ण है, कठोर है या बहुत तेज है? उत्तर है ओजपूर्ण। उथल पुथल मच जाए, इस माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? आंधी तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए, समाज में बदलाव आए या विद्रोह हो जाए? समाज में परिवर्तन आए। कवि से किस प्रकार का गीत नहीं लिखा जा रहा है या गाया जा रहा है? भक्ति गीत, क्रांति का गीत, विरह का गीत या मारक गीत? उत्तर है मारक गीत, यानी मारने वाला गीत। कवि की वीणा से कैसे स्वर निकल रहे हैं? आग जैसे स्वर, मधुर तान जैसे स्वर, चिंगारी जैसे क्रांतिकारी स्वर या कोई भी स्वर नहीं निकल रहे हैं? उत्तर है चिंगारी जैसे क्रांतिकारी स्वर। अगला प्रश्न, कवि की वीणा में कैसी चिंगारियां आकर बैठ गई हैं? शांति की, प्रेम की, क्रांति की या उपर्युक्त सभी? उत्तर है क्रांति की। कवि की उंगलियां क्यों ऐंठ जाती हैं? सर्दी के कारण, क्रांति के स्वर निकालते रहने के क्रम में, दर्द के कारण या इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों, उंगलियां किस प्रकार करती हैं? जब आप लगातार काम करते हो उससे, है ना? तो क्रांति के स्वर लगातार निकालने के कारण उनकी उंगलियां ऐंठ गई हैं। वीणा से मधुर तान निकालने वाली कौन सी चीज टूट रही है? तार, सुर, मिजराब या सभी? उत्तर है मिजराब। क्योंकि वो लगातार बजा रहे हैं वीणा को, इसीलिए उनकी मिजराबें अब टूटने लगी हैं। कवि की वीणा कौन से स्वर बिखराती थी? मतलब पहले कौन से स्वर निकालती थी? मधुर स्वर, कठोर स्वर, विलाप के स्वर या बेसुरे स्वर? उत्तर है मधुर स्वर, यानी पहले मीठे स्वर निकालती थी। कवि ने क्रांति के गीत लिखने का निश्चय किया क्योंकि उसके मन में शोषकों के प्रति घृणा है, वह शोषकों से बदला लेना चाहता है, उसके मन में धनवान बनने की इच्छा है या वो समाज में बदलाव लाना चाहता है? उत्तर है वो समाज में बदलाव लाना चाहता है। अगला प्रश्न, महानाश का पोषक सूत्र कहां पर स्थित है? मतलब कहां है? प्रेम में, घृणा में, क्रोध में या फिर मन में? उत्तर है क्रोध में। तो इस प्रकार के बच्चों कुछ अन्य प्रश्न भी कविता से बनाए जा सकते हैं। और अब करते हैं कविता पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद करेंगे कविता में जो आपकी पुस्तक है उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर। चलिए तो करते हैं पहला प्रश्न। कवि विप्लव गान क्यों गाना चाहता है? क्या कारण है कि वो क्रांति का गीत गाना चाहता है? कवि विप्लव गान इसलिए गाना चाहता है ताकि वो लोगों को नए निर्माण के लिए जगा सके, सुंदर राष्ट्र की नींव रख सके, पुरानी हो चुकी रूढ़ियों को समाज से मिटा सके। कविता में कवि किस वर्ग का आह्वान कर रहा है और क्यों? तो यहां पर दो तरह के उत्तर निकल कर आते हैं। इस कविता में कवि युवा वर्ग का आह्वान कर रहा है क्योंकि युवा वर्ग में ही पुरानी हो चुकी रूढ़ियों और गलत परंपराओं को देश से और समाज से हटाने की, प्रगति और विकास की ओर अग्रसर करने की क्षमता होती है। कवि अन्य कवियों से क्रांतिकारी गीत गाने की और रचना करने की भी उसके लिए भी वो उनका आह्वान कर रहा है। कवि के कंठ से निकलने वाले गीत जीर्ण शीर्ण विचारधाराओं को और रूढ़िवादी विचारों को नष्ट कर सकते हैं, उनका नाश कर सकते हैं, इसलिए भी उन्हें पुकार रहा है। विप्लव गायन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि जब पुराने रीति रिवाज या रूढ़िवादी परंपराएं बोझा बनने लगे और मनुष्य की प्रगति में बाधा बनने लगे तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। राष्ट्र और समाज के नए निर्माण के लिए हमें अपनी गलत और पुरानी परंपराओं को खत्म करना पड़ता है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आइए अब करते हैं पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है,
कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणिकी चिंतामणि। अब यहाँ पर वही स्वर, वह ध्वनि और वही तान, ये वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयोग किए गए होंगे? तो चलिए देखते हैं उत्तर। वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान जनता को जगाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। इन शब्दों का उपयोग गुलामी के विरोध में उठे हुए क्रोध की भावना के लिए भी हुआ है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रगति और विकास में बाधा डालने वाले लोगों के विरुद्ध संघर्ष करने के भावों को प्रकट किया है। इसका अगला भाग है, वही स्वर, वह ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरी अंतरतर से। इन पंक्तियों से कोई संबंध बनता है क्या? मतलब जो स्वर है और जो उसके अंदर जो रुकी हुई तान है, जो उसके मन से निकल रही है, इन पंक्तियों का आपस में कोई संबंध बनता है? चलिए देखते हैं। दोनों पंक्तियों में गहरा संबंध है। पहली दी गई पंक्तियों में रुकावट के बाद उत्पन्न होने वाले क्रोध की बात की गई है, जो कवि के भीतर से निकल रहा है, और बाद वाली पंक्तियों में बताया गया है कि कवि के रग रग में किस तरह की क्रोध की जो आग है वो भरी हुई है। तो दोनों में थोड़ा बहुत संबंध बन जाता है। अगला प्रश्न देखें। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी हैं। अब यहाँ पर जो खाली स्थान है वो आप जानते हैं कौन सी पंक्तियां आएंगी यहाँ पर, तो इनका भाव क्या है, किस भाव से उसने ये पंक्ति लिखी होंगी? इन पंक्तियों का भाव है कि कवि शोषण करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहा है कि अब उसके गले में कोमल स्वर नहीं निकलेगा, बल्कि क्रांति की आग उगलने वाले स्वर ही निकलेंगे। यानी अभी तक तो वो केवल मधुर गीतों की रचना करता था या मधुर गीत गाता था, लेकिन अब उसके गीत राष्ट्र हित के लिए होंगे, यानी देश की भलाई के लिए होंगे। वो मन बहलाने के लिए नहीं होंगे, बल्कि जनता को गुलामी के प्रति जागृत करने के लिए होंगे। ऐसे में यदि उसकी उंगलियां या मिजराबें टूट भी जाएं, तो उसे इसकी परवाह नहीं है, यानी वो जनता को जगाकर ही रहेगा। वो गुलामी के खिलाफ लोगों को खड़ा करना चाहता है ताकि देश आजाद हो सके। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा, क्या कारण है? चलिए देखते हैं। कवि इस कविता में अपने गीत के माध्यम से ऐसी तान छेड़ने की बात कर रहा है जिससे कि समाज में क्रांति आ जाए। यही कारण है कि कविता का नाम विप्लव गायन रखा गया होगा। अगला प्रश्न है, कविता में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए और कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं, यानी दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। आइए देखें। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कवि कविता में शब्दों के बीच चमत्कार उत्पन्न करने के लिए करते हैं, यानी कुछ विशेष बात लाने के लिए। इस कारण से कविता प्रभावशाली लगती है। जैसे कवि ने लिखा है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। दूसरे में शब्दों में समानता लाकर कविता की लय को बनाए रखने के लिए भी इसमें सहायता मिलती है। जैसे कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अब सुनाओ के बाद योजक चिन्ह की तरह प्रयोग किया गया है ताकि दोनों पंक्तियों को आपस में जोड़ा जा सके। अगला प्रश्न देखें। कविता में अल्प विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम आदि जैसे विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने या फिर किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त, वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसी अन्य प्रयोग मिल जाएं, तो उन्हें छांटकर आपको यहां लिखना है, यानी है का प्रयोग अंत में नहीं किया गया हो बल्कि पंक्तियों के बीच में किया गया हो। कुछ ऐसी पंक्तियां यहां आपको लिखनी हैं। तो आइए देखें उदाहरण क्या है। उदाहरण इस प्रकार है, कंठ रुका है महानाश का, टूटी है मिजराबें, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। यहां पर ह का प्रयोग
वाक्य के बीच में किया गया है ताकि उस पर प्रभाव डाला जा सके, उसमें थोड़ा जोर दिया जा सके। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर, MCQ, भावार्थ। आइए अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।